तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के एक और टूल को जिसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है और बाकी टूल्स में और उसमें डिफरेंस क्या है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं एमएसएफ होता क्या है। तो भाई जरा मेरी बात को समझो। जब एक देश में बैंकों को शॉर्टेज हो जाती है, बैंकों को कैश की कमी पड़ जाती है कि भैया पैसा नहीं है, कैश को अरेंज करना पड़ेगा, अपने अपने शॉर्टेज को पूरा करना पड़ेगा, तो आपको पता है बैंक LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का प्रयोग करते हैं। जब भी बैंकों को कैश की शॉर्टेज पड़ती है, बैंक LAF के माध्यम से या फिर रेपो रेट के माध्यम से सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं और अपनी कैश की शॉर्टेज को पूरा करते हैं। अब जरा एज्यूम करो कि एक बैंक है, उसे कैश की बहुत शॉर्टेज है और उसने सेंट्रल बैंक से LAF का यूज करते हुए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का प्रयोग करते हुए सेंट्रल बैंक से रेपो रेट पर कुछ उधार लिया। और मान लो उधार लेने के बाद भी अभी भी बैंक की शॉर्टेज पूरी नहीं हुई। उधार लेने के बाद भी अभी भी जो कमर्शियल बैंक की शॉर्टेज थी पूरी नहीं हुई। अब उस शॉर्टेज को कैसे पूरा किया जाएगा? तो जब एक बैंक अपनी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयास कर लेता है, वो LAF के माध्यम से भी, रेपो रेट के माध्यम से भी पैसा उधार ले लेता है, फिर भी शॉर्टेज पूरी नहीं होती, तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बैंकों के पास जो आखिरी ऑप्शन होता है बेटा, उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF कहते हैं। MSF मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा एक ऐसा टूल है जहां पर बैंक अपनी शॉर्टेज को पूरा करता है। जब हर जगह से बैंक लोन ले लेता है और अब बैंक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा लोन लेने के लिए, तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इट मींस आखिरी ऑप्शन के रूप में बैंक MSF फैसिलिटी का प्रयोग करके अपनी शॉर्टेज को पूरा करते हैं। ठीक है, लिखा क्या है समझाऊंगा, आइए इसको पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका RBI है, आपका SBI है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है। और बेटा मान लो कि इसने जो है बहुत लोन ले लिया, इसने LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का यूज कर लिया, इसने रेपो रेट के माध्यम से लोन ले लिया, बट अभी भी इसके पास शॉर्टेज पड़ रही है, इसके पास पैसों की कमी पड़ रही है। तो अब ये क्या करेगा? अब ये RBI से MSF के रूप में लोन लेगा। अब वो कैसे काम करता है, तो मेरी बात सुनो बेटा। मान लो SBI की जो टोटल डिपॉजिट है, जिसको अपन लोग बच्चों बोलते हैं NDTL। क्या बोला बच्चों मैंने? NDTL। NDTL का बच्चों मतलब होता है एक बैंकों के पास टोटल पैसा। और बेटा मान लो ये NDTL है 200 करोड़। बच्चों कितना है? 200 करोड़। कि SBI के पास 200 करोड़ की टोटल डिपॉजिट इस समय है। याद रखना, MSF के माध्यम से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से, एक बैंक केवल और केवल NDTL का 1%, अगर मैं इस NDTL का बच्चों 1% निकालूं तो ये बच्चों आपका आएगा 2 करोड़। अगर आप 200 करोड़ का 1% निकालते हो कितना आएगा आपका? 2 करोड़। तो MSF के अंतर्गत एक बैंक अपनी NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, केवल 1% ही लोन ले सकता है। इट मींस SBI RBI से 2 करोड़ का लोन MSF के चलते हुए ले सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया कि मान लो कि हमें और भी ज्यादा अमाउंट की नीड है, और भी पैसे की नीड है, 2 करोड़ से काम नहीं बन रहा। तो बेटा सुनो, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो रेपो रेट के माध्यम से, इट मींस LAF के माध्यम से ही जो है लोन पूरा हो जाता है। जितनी भी शॉर्टेज होती है LAF के माध्यम से वो शॉर्टेज पूरी हो जाती है। फिर भी कुछ शॉर्टेज रहती है तो MSF के माध्यम से वो शॉर्टेज पूरी हो ही जाती है। कभी भी मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा हो कि MSF के माध्यम से भी शॉर्टेज पूरी ना हुई हो। MSF के माध्यम से भी शॉर्टेज एट द एंड पूरी हो ही जाती है। समझ में आ गया? MSF तो बाद में आता है, उससे पहले LAF के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से कमी पूरी कर ही लेते हैं। एंड में आता है MSF। और चलो मान लो, आपने बोला भैया मान लो नहीं हुआ, MSF के माध्यम से भी थोड़ी कमी रह गई,
तो भाई अब और ऑप्शन होगा उस बैंक के पास कि वो दूसरी संस्था से, दूसरे बैंकों से, या फिर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके अपनी नीड को पूरा करे। समझ में आ गया? तो फिर एट द एंड वो एक्सटर्नल सोर्सेस से लोन लेके अपनी नीड को पूरा कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। एमएसएफ के माध्यम से नीड पूरी हो ही जाती है। समझ में आ गया? तो लेकिन ये कंडीशन है कि एमएसएफ के अंतर्गत एक बैंक एनडीटीएल का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के केवल 1% ही लोन ले सकता है। तो मान लो एसबीआई ने आरबीआई से अपना 1% निकाला, तो एसबीआई आरबीआई से एमएसएफ के चलते केवल और केवल 2 करोड़ का लोन ले सकता है। तो यहां पे क्या करा, यहां पे आरबीआई ने एसबीआई को बच्चों 2 करोड़ का जो है लोन प्रोवाइड किया अंडर द एमएसएफ। अब ये एमएसएफ की बात करें कितना परसेंट होता है, तो यहां पे जो है @ एमएसएफ पर लोन दिया। और एमएसएफ की बात करूं तो बच्चों एमएसएफ की परसेंटेज होती है रेपो रेट। क्या बोला मैंने? जो देश में रेपो रेट चल रहा है वो, अब उसमें प्लस करते हैं कुछ थोड़ा सा और परसेंटेज। एमएसएफ रेपो रेट में थोड़ा और एमएसएफ निकालना है, तो जो रेपो रेट चल रहा है वो तो होगा ही होगा, उसमें थोड़ा और परसेंट इसलिए ऐड किया जाएगा बिकॉज बहुत ही इमरजेंसी के लिए, बहुत ही मुश्किल समय के लिए एकदम से लोन मांगा जा रहा है, तो आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप एकदम से आरबीआई के पास है और बोल रहे हो हमें इमरजेंसी, हमको लोन दो लोन दो लोन दो, तो बिल्कुल इमरजेंसी में कैश अरेंज करने के लिए आरबीआई रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा परसेंट चार्ज करेगा ही करेगा। तो रेपो रेट प्लस ये x%, यहां बच्चों मैंने बोल दिया x%। अब ये x में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि जब बात करूं, जब एमएसएफ पहली बार आया था तो ये कंडीशन थी रेपो रेट प्लस 1%। जब एमएसएफ पहली बार आया था तो एमएसएफ की रेट होती थी, जो देश में रेपो रेट चल रहा है वो, उसमें 1% जोड़ दो। लेकिन समय के साथ साथ इसमें चेंज हुआ। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस समय एमएसएफ का रेट चलता है रेपो रेट, और उसमें ऐड कर दो 0.25%। ये इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये करंट का रेट है कि इस समय एमएसएफ की कैलकुलेशन रेपो रेट में 0.25% ऐड करके की जाती है। तो वो जो भी होता है अलग अलग होता है, तो हम अपनी कैलकुलेशन के अनुसार मान रहे हैं कि जो हमारा एसबीआई है वो 2 करोड़ का जो लोन ले रहा है, और मैं ऐसा मान रहा हूं कि हमारा जो एमएसएफ है, ठीक है, एमएसएफ में मान रहा हूं बच्चों हमारा रेपो रेट है इस समय 6.25%, और उसमें बेटा मान लो मैंने 0.25% का और ऐड कर दिया, तो मैं ऐसा मान रहा हूं इस समय हमारा एमएसएफ कितना बच्चों मान लो 6.5%। तो उसका मतलब ये हो गया कि एसबीआई आरबीआई से 2 करोड़ का जो लोन ले रहा है वो 6.5% के ब्याज पे ले रहा है। 6.5 कैसे आया? 6.5 ऐसे आया कि 6.25 आपका रेपो रेट है इस समय करंट में, और 0.25 बच्चों क्या है आपका जो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। चलिए, तो एसबीआई ने आरबीआई से 2 करोड़ का लोन लिया 6.5% के ब्याज पे, और मान लो ये काफी इमरजेंसी में लिया, और केवल एक दिन के लिए, केवल और केवल एक दिन के लिए इस लोन को लिया गया कि एक दिन बाद एसबीआई वापस कर देगा। ये वो लोन है, ये वो पैसा है कि जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ गई और कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा, तब एमएसएफ का प्रयोग किया जाएगा। याद रखना, कंडीशन इसके अंदर भी वही है कि अगर आरबीआई लोन लेगा, अगर आरबीआई लोन देगा, तो एसबीआई को बदले में, एरो इस साइड है, एसबीआई को बच्चों बदले में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी रखवाना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात समझो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले फंडे को समझने का प्रयास करो। बेटा मान लो एसबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, बेटा बहुत सुनना बात को बहुत ध्यान से, एसबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो नॉर्मली लोन लेने के लिए रखी गई है, और एक वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि एसएलआर के अंदर मेंटेन की गई है। आपको मैंने बताया था कि एसएलआर के अंदर, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि एसएलआर वो होता है, एसएलआर एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसी मिनिमम डिपॉजिट होती है जो कि एक बैंक को अपने पास मेंटेन करनी पड़ती है। बैंक उसका यूज लोन वगैरह के लिए कर नहीं सकती।
SLR के अंदर बेटा कैश भी आता है, SLR के अंदर हम कैश भी मेंटेन करते हैं, हम फॉरेन सिक्योरिटीज भी मेंटेन करते हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मेंटेन करते हैं। SLR के अंदर अगेन सुन लो बच्चों, SLR के अंदर हम बहुत सारी चीजें मेंटेन करते हैं और SLR के अंदर बच्चों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। तो मैंने बोला कि भाई साहब SBI के पास दो प्रकार की सिक्योरिटी है, एक तो नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, और दूसरा जो SLR के अंदर मेंटेन की गई है। भाई साहब नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करूं तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज बच्चों करते हैं LAF के अंदर। आपको पता होगा अगर बैंक के पास शॉर्टेज पड़ रही है तो LAF के अंदर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, तब जाके रेपो रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। लास्ट क्लास याद होगा आप लोगों को। तो एक SBI ने क्या करा, इसके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉर्मल वाली बोले तो जो लोन लेने के लिए है इसके पास, तो SBI ने जब अपनी नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखवाया और उसके बेस पे जो लोन लिया वो बच्चों LAF कैटेगरी में आएगा। अब SBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बची, ठीक है, नॉर्मल वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बची, इट मींस अब LAF के अंदर उधार नहीं लिया जा सकता। मेरी बात सुनना बेटा, LAF के अंदर हम उतना उधार ले सकते हैं जितनी हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अगर मान लो SBI के पास 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो SBI 50 करोड़ रुपए जमा कराएगा और LAF के अंदर रेपो रेट पे उधार ले लेगा। लेकिन रेपो रेट या LAF के में लिमिट खत्म कब होती है? LAF की लिमिट खत्म तब होती है जब SBI की या कमर्शियल बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सारी की सारी चली जाती है, सारी की सारी सेल हो जाती है। अब SBI के पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बची, जिसकी वजह से अब LAF के अंदर लोन नहीं लिया जा सकता। LAF के अंदर तब तक लोन ले सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है एक कमर्शियल बैंक के पास। अब मान लो SBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी खत्म हो गई, अब वो LAF के अंदर लोन नहीं ले सकता, लेकिन MSF के अंदर भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। तो MSF के अंदर हम वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जमा करवाते हैं जो हमने SLR के अंदर मेंटेन की थी। SLR वाली सिक्योरिटी को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर SLR वाली सिक्योरिटी को मैं छेड़ूंगा तो उससे मेरा SLR कम हो जाएगा, लेकिन मजबूरी है, हमें कैश की नीड है। तो अंत में SLR में जो सिक्योरिटी मेंटेन की गई थी, SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा और उसके बेस पे MSF का लोन लिया जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल सिक्योरिटी की बात करें तो LAF का लोन जो है वो नॉर्मल सिक्योरिटी के आधार पर चलता है। नॉर्मल सिक्योरिटी जैसे ही खत्म, अब आप LAF के अंदर लोन नहीं ले सकते। अब अगर आपको और लोन चाहिए तो SLR में जो आपने सिक्योरिटी मेंटेन की थी वहां से सिक्योरिटी निकालनी पड़ेगी, फिर वो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके आपको लोन मिलेगा और वो मिलेगा आपको बच्चों MSF के अंतर्गत लोन। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि SLR के अंदर भी आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। याद भूल गए क्या? SLR क्या होता है? SLR एक बैंक की टोटल डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज जो बैंकों को अपने आप ही अपने पास ही मेंटेन करना पड़ता है, और बैंक उस SLR के अंदर कैश के अलावा फॉरेन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज भी मेंटेन कर सकता है और उसको छेड़ते नहीं है, उसको छेड़ा नहीं जाता। लेकिन एंड में जब बहुत नीड पड़ी तो SLR को छेड़ा, वहां की सिक्योरिटी निकाल के बेची और MSF के अंतर्गत लोन लिया गया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आती है। अब मान लो एक दिन का लोन था, अब एक दिन बाद क्या होगा? अब 1 डे जब पूरा हो जाएगा तो RBI सिक्योरिटीज को वापस करेगा कि लो अपनी सिक्योरिटीज लो और हमको हमारा लोन और इंटरेस्ट पेमेंट वापस करो। तो अब SBI क्या करेगा? वापस करेगा, रीपेमेंट करेगा। तो एक तो 2 करोड़ का पूरा लोन देगा प्रिंसिपल, प्लस उस पे इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि 2 करोड़ का जो लोन है वो इनटू में 6.5 का, तो 6.5 अपॉन में 100,
और इनटू में आपका बच्चों आएगा एक दिन का था 1/365 डेज। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आपका इंटरेस्ट बनेगा ₹3,561। ठीक है, ये बच्चों कितना बनेगा जी, ये आपका बनेगा ₹3,561 के आसपास बनेगा। तो SBI 2 करोड़ और 3,561 रुपए जो है वापस किसे करेगा, RBI को वापस करेगा। और इसी पूरे प्रोसेस को बच्चों MSF कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा होता क्या है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको एक बार रीडिंग करते हैं, समझते हैं। चलिए तो जरा देखिए क्या लिखा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF इज ए पीनल रेट एट विच बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI व्हेन दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ऑफ ऑल बोरोइंग असिस्टेंस। कि जब कोई भी बैंक कंप्लीटली मतलब पूरी तरह खत्म हो जाता है बोरोइंग असिस्टेंस से, कि जहां जहां से उसको लोन मिल सकता था वहां वहां से लोन ले लिया और अब बैंक पूरा खत्म हो चुका, उसे और कैसे लोन नहीं मिल रहा, तो वो एट द एंड RBI के पास जाएगा और MSF के चलते एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन जो है उधार लेगा। इट इज यूज इन एन इमरजेंसी व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली। अल्टीमेटली जब बैंकों की लिक्विडिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है और बैंकों को अब इमरजेंसी में पैसों की नीड है, बैंकों को इमरजेंसी में कैश की नीड है, तो ऐसे केस में बैंकों को MSF का प्रयोग करना पड़ता है। अगर बात करें MSF की, तो MSF को लॉन्च RBI द्वारा 2011-12 की मॉनेटरी पॉलिसी में किया गया था। 2011-12 में जब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म लाए गए थे तो उस रिफॉर्म के अंदर MSF को इंट्रोड्यूस किया गया था। द MSF अलाउस बैंक टू बोरो मनी विद एन इंटरेस्ट रेट अबव द रेपो रेट एंड कैन बी टर्म्ड एज द MSF। ये बोलता है कि MSF के अंदर क्या होता है कि MSF के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बच्चों ज्यादा होता है किससे, रेपो रेट से। ठीक है, और आपको पता होगा रेपो रेट ज्यादा बच्चों किससे होता है, रिवर्स रेपो रेट से। तो याद रखना सबसे कम बच्चों होता है रिवर्स रेपो रेट, फिर बच्चों होता है रेपो रेट, फिर बच्चों होता है MSF। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये RBI का वेबसाइट है, ये उसकी वेबसाइट पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे हमारी क्या आ गई, यहाँ पे हमारा कोने में आता है करंट रेट। और अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो आप जरा देखो जो आपका रेपो रेट कितना है 6.25 है ना, रेपो रेट कितना 6.25। ओके देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.50। मैंने आपको बताया भी था कि अभी करंट में, अभी वर्तमान में जो हमारा MSF है वो कितना है, रेपो रेट से 0.25% ज्यादा है। इसको अपन लोग 25 बेसिस पॉइंट भी कहते हैं। तो 6.25% का रेपो रेट, उसमें अगर मैं 0.25 और जोड़ दूं तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा MSF 6.50। तो सबसे ज्यादा होता है MSF 6.50, उससे कम रेपो रेट 6.25 और उससे भी कम रिवर्स रेपो रेट 3.35। इतनी बात समझ में आ गई। ये करंट रेट है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस समय की ये रेट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब कुछ फीचर्स पढ़ते बच्चों MSF के। तो अगर फीचर्स की बात करें तो बोलता है बैंक बोरो फ्रॉम द RBI बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट अ रेट ग्रेटर देन द रेपो रेट अंडर LAF। बोलता है बैंक RBI से उधार लेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेज करेगा मतलब गिरवी रखवाएगा, और जो रेट होगी वो रेट रेपो रेट से ज्यादा होगी। LAF के अंदर आप जानते हो क्या होता है, रेपो रेट। तो रेपो रेट से ज्यादा इट मींस MSF की बात हो रही है, तो MSF पर उधार लिया जाएगा। आगे बोलता है MSF रेट इज पेग्ड, पेग्ड माने फिक्स्ड, पेग्ड माने कहता है फिक्स्ड। MSF रेट इज फिक्स्ड 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट का बच्चों मतलब होता है अ परसेंटेज 1% अबव द रेपो रेट। तो MSF बराबर बच्चों क्या होता है, रेपो रेट प्लस 1। लेकिन ये कब की बात है, ये 2011-12 की बात है। इट मींस जब पहली बार MSF आया था तब ये शर्त रखी गई थी कि MSF की रेट रेपो रेट से 1% ज्यादा होगी। लेकिन समय के साथ साथ ये चेंज हुआ। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में जो हमारा MSF क्या है बच्चों, रेपो रेट
प्लस 0.25% हमारा जो है प्रेजेंट में चल रहा है। आगे बोलता है एमएसएफ के अंदर बैंक कैन बोरो फंड अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। वही बात पहले बोली कि एमएसएफ के अंदर जो भी बैंकों का एनडीटीएल है, जो भी बैंकों की टोटल डिपॉजिट है, उसका केवल 1% ही उधार लिया जा सकता है। हमारे एग्जांपल में एसबीआई की एनडीटीएल 200 करोड़ थी और उसका 1% दैट इज 2 करोड़ का उधार जो है एसबीआई एमएसएफ के अंदर ले सकता है। आगे एमएसएफ इज ऑलवेज इक्वल टू बैंक रेट। यस बच्चों, एमएसएफ हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है। जितना देश में होता है बैंक रेट उतना बच्चों होता है एमएसएफ। आप देख सकते हो यहां पे, अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो ध्यान से, एमएसएफ कितना है 6.50 और बताओ बैंक रेट भी कितना है 6.50। तो एमएसएफ और बैंक रेट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा। आगे बोलता है एमएसएफ से कम क्या होता है रेपो रेट, और उससे भी कम बच्चों क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, हमने पढ़ लिया था। आगे बैंक कैन बोरो थ्रू एमएसएफ ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडे। यस, शनिवार को छोड़ के किसी भी दिन जो है आरबीआई से उधार लिया जा सकता है एमएसएफ के अंतर्गत। अगला द मिनिमम अमाउंट फॉर विच आरबीआई रिसीव एप्लीकेशन इज ₹1 करोड़। याद रखना एटलीस्ट कम से कम 1 करोड़ का उधार तो लेना ही पड़ेगा। 1 करोड़ से कम का एमएसएफ नहीं होता। एमएसएफ में आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 करोड़ का उधार चलेगा, और तो वह उसके बाद अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का उधार लेना चाहते हो तो वो 1 करोड़ के मल्टीपल में चलेगा। इट मींस 1 करोड़ या फिर सीधे 2 करोड़ या फिर सीधे 3 करोड़, सीधे 4 करोड़, बीच का 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़, ऐसा नहीं होगा। 1 करोड़ या फिर उसके मल्टीपल। आगे बोलता है एमएसएफ वर्क एज लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड। यस, शॉर्ट टर्म फंड के लिए आखिरी ऑप्शन बच्चों क्या होता है एमएसएफ होता है। आगे बोलता है एमएसएफ इज एलिजिबल ओनली फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बेटा कमर्शियल बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बच्चों, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बच्चों वो होते हैं जिनकी जो पेड अप कैपिटल है, आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा कि एक कंपनी की पेड अप कैपिटल होती है। तो ऐसा बैंक जिसकी पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख है या फिर उससे ज्यादा है, उसको बच्चों बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और ऐसे बैंक जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे कम है, उनको बच्चों बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो याद रखना एमएसएफ की सुविधा केवल और केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को मिलती है जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख से भी ऊपर है। समझ में आ गया? तो ये आपका एमएसएफ पूरा हो गया। ठीक है, यहां पे एमएसएफ खत्म होता है, लेकिन एमएसएफ खत्म होता है बेटा अभी हम कुछ डिफरेंस को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पेपर में बन सकता है एमएसएफ और रेपो रेट में क्या अंतर है। तो भैया रेपो रेट चार्ज करते हैं शॉर्ट टर्म लोन पे, जबकि एमएसएफ भी शॉर्ट टर्म पे होता है लेकिन कुछ ज्यादा ही शॉर्ट टर्म, जैसे कि ओवरनाइट का मतलब होता है 1 दिन के लिए या फिर इमरजेंसी फंड के लिए। डिफरेंस नंबर 2, रेपो रेट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कमर्शियल बैंक। रेपो रेट सभी कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो शेड्यूल्ड हो चाहे वो नॉन शेड्यूल्ड हो, लेकिन एमएसएफ केवल एप्लीकेबल है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए। अगला, इन द केस ऑफ रेपो रेट बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करते हैं अगेंस्ट अ रीपर्चेज एग्रीमेंट। इट मींस यहां पे क्या होता है रेपो रेट में क्या होता है, अगर रेपो रेट पे लोन चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे और लोन लेंगे। ठीक है, लेकिन एमएसएफ के अंदर भी हम करते क्या है, हम एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करते हैं फंड को लेने के लिए। और यहां पे एक्स्ट्रा का बच्चों मतलब कौन से वाला है, एसएलआर में जो सिक्योरिटी मेंटेन की गई थी हम उसका प्रयोग करते हैं। और ये बात जो लिखी हुई भी है कि व्हेन बोरोइंग अगेंस्ट द एमएसएफ, जब आप एमएसएफ के अंदर लोन लोगे तो बैंक कैन यूज द एसएलआर सिक्योरिटी। एसएलआर के अंदर जो सिक्योरिटी मेंटेन की गई है उसके प्रयोग करेंगे, जबकि अगर आप रेपो रेट के चलते या फिर एलएएफ के चलते लोन लोगे तो आप नॉट अलाउड, आप एसएलआर वाली सिक्योरिटी का प्रयोग नहीं कर सकते। और डिफरेंस नंबर 3, एमएसएफ रेट जो होता है वो हमेशा, वर्तमान की बात कर रहा हूं, क्या पता अगर आप इस वीडियो को 2-3 साल बाद देखो तो ये चेंज हो चुका हो, तो उस अकॉर्डिंग जो उस समय जो रेट होगी बेटा वो लिखना। अगर वर्तमान की बात करें तो एमएसएफ रेट बच्चों क्या है,
वो हमेशा रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर करंट एमएसएफ रेट की बात करूं तो हमारा करंट एमएसएफ रेट 6.50 है और करंट रेपो रेट 6.25, तो ये हमारा है 6.50% और ये बच्चों हमारा 6.25%। तो एमएसएफ और रेपो रेट में डिफरेंस आए तो आप करके आ जाओगे। और एक डिफरेंस अब बच्चों और करते हैं, आखिरी डिफरेंस, क्या पता पेपर में बन जाए कि एमएसएफ और एलएएफ में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर बताओ। तो अगर बात करें एलएएफ और एमएसएफ की तो डिफरेंस देखो बच्चों, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का प्रयोग भी हम कैश की शॉर्टेज में करते हैं कि जब देश में कैश की शॉर्टेज हो या फिर एक्सेस कैश हो तो एलएएफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन एमएसएफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको इमरजेंसी की नीड है, देश में कैश की बहुत शॉर्टेज है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, बैंकों की लिक्विडिटी पूरी ड्राइज अप खत्म हो चुकी है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, इमरजेंसी है, तब एमएसएफ का प्रयोग किया जाएगा। एलएएफ के अंदर एटलीस्ट 5 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, लेकिन एमएसएफ के अंदर आपको कम से कम 1 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। अगला, एलएएफ में ऑल क्लाइंट ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के सभी कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो और भी संस्थाएं होती है वो सब भी जो है एलएएफ में लोन ले सकती है। लेकिन एमएसएफ के अंदर केवल कमर्शियल बैंक लोन लेंगे और कमर्शियल बैंक के अंदर भी केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा है। उसके बाद बैंक कैन नॉट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई दैट इज अ पार्ट ऑफ एसएलआर कोटा। एलएएफ के अंदर एसएलआर कोटा में या एसएलआर में जो सिक्योरिटी मेंटेन की है आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन एमएसएफ के अंदर आप उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रयोग कर सकते हो जो कि एसएलआर कोटा में रखी गई है। अगला, बैंक कैन बोरो मनी एनी अमाउंट ऑफ मनी एज लॉन्ग एज इट हैज द सिक्योरिटी टू सेल। बैंक जो है एलएएफ के अंदर उतना लोन ले सकते हैं जितनी उनके पास सिक्योरिटी है। एसएलआर की सिक्योरिटी से हम बात नहीं कर रहा, एसएलआर सिक्योरिटी को हटा दो, जो नॉर्मल सिक्योरिटी बैंकों के पास है वो उसको बेच के जितना भी लोन मिल सकता है उतना लोन ले सकते हैं। इट मींस यहां पे कोई लिमिट नहीं है, अगर आपके पास सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है तो आप एलएएफ के अंदर बहुत ज्यादा लोन ले सकते हो। लेकिन यहां पे लिमिट है, यहां पे केवल एनडीटीएल का 1% ही, केवल और केवल एनडीटीएल का 1% ही हम लोन ले सकते हैं, वो हमारा मैक्सिमम है, हम उससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते। और आखिरी, एलएएफ के अंदर रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट मान लो अगर 8% है या मान लो 6.25% है तो एलएएफ के अंदर 6.25% पे या मान लो 8% पे ब्याज जो है चार्ज होगा। लेकिन एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ रेट क्या होती है, जो आपका आर है, आर मींस क्या, रेपो रेट, जो आपका आर है आपको उसमें 0.25% ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपका एमएसएफ बनेगा। तो अगर यहां पे आर कितना है 6.25, तो यहां बच्चों क्या बन जाएगा 6.25 प्लस 0.25, यहां बन जाएगा 6.50%। तो यहां पे बच्चों होता है आर रेपो रेट, यहां पे होता है आर प्लस 0.25 रेपो रेट प्लस 0.25। होपफुली समझ में आ गया होगा एमएसएफ और एलएएफ में डिफरेंस क्या है, एमएसएफ और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है और एमएसएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। होपफुली अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।